नमस्कार दोस्तों। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है। आज इस वीडियो में अपन कार्बन आयन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन आयन क्या होता है। तो देखिए, कार्बन आयन क्या होता है। जब कार्बन ट्राईवेलेंट हो, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट ट्राईवेलेंट नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बन आयन कहते हैं। कार्बन आयन में जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो होती है sp3। जो इसकी शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपने पास कार्बन आयन की बेसिक जानकारी होती है। अब थोड़ा सा याद रखना कि यदि अपने पास इस प्रकार का कार्बन आयन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाला, यदि जब कार्बन आयन में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी शेप ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं बताएंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ही आएगी। साथ ही जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी। वो कौन सी रहेगी इसकी, sp2। तो याद रखना, जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और वो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा हो तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp2, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और वो डिलोकलाइज नहीं हो रहा हो तब उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp3। ये हमारे पास कार्बन आयन है जिसमें ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ भी आ जाएगा। यानी इसमें क्या हो सकता है, इन्वर्जन। तो जैसे मान लीजिए ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐसे पलट जाएंगे और इस तरह से हो जाएंगे। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, इसमें इन्वर्जन भी हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर, यहां से इसमें इन्वर्जन। अब अपन बात करेंगे कार्बन आयन के टाइप्स की। तो कार्बन आयन के जो टाइप्स हैं उनमें याद रखना आप कि यदि प्राइमरी कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज है, प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो वो प्राइमरी कार्बन आयन हो जाएगा। इसी तरह से यदि अपने पास सेकेंडरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये रहा, ये रहा, तो ये 2 डिग्री कार्बन आयन हो जाएगा। इसी तरह से यदि 3 डिग्री कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो 3 डिग्री कार्बन आयन हो जाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन्स, हम कार्बन आयन्स को किस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये अपने पास है, किसी टर्सरी कार्बन के 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, उसके X है, ये X पॉजिटिव चार्ज के रूप में Y के साथ चला जाता है। तो मान लीजिए ये क्या बन गया अपने पास है, XY। तो ये जो अपने पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या बन गया, अपने पास कार्बन आयन बन गया। इसी तरह से यदि अपने पास कोई एल्केनोइड आयन है और इसको आपने हीट कर दिया, तो हीट करते यहां से CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और R के ऊपर क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से भी अपन क्या काम कर सकते हैं, कार्बन आयन बना सकते हैं। और कार्बन आयन बनाने का जो सबसे सिंपल तरीका है कि जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड में यदि कोई बेस डालते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड में जब अल्फा कार्बन पर प्रोटॉन हो और आपने यहां पर बेसिक मीडियम कर दिया, तो बेसिक मीडियम जैसे करोगे आप, तो यहां से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, ये कार्बोनेट बन जाएगा और H2 बाहर निकल जाएगा।
और ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा क्या हो जाता है, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इनोलेट आयन बन गया अपने पास, अर्थात रेजोनेंस के कारण जब स्टेबलाइजेशन आ जाएगा तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। इसीलिए जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनमें यदि अल्फा कार्बन पर कोई प्रोटॉन है तो बेस डालते ही वो अल्फा कार्बन आसानी से निकाल लिया जाता है और कार्बन आयन का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से अपने पास मान लीजिए ये ट्राइफेनिल मेथेन है, तो ट्राइफेनिल मेथेन में यदि हम सोडामाइड डालेंगे तो सोडामाइड भी कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का है। इसमें जो एमाइड आयन है, जो NH2 माइनस आयन है, वो क्या काम करेगा, यहां से इस प्रोटॉन को ले लेगा। अब यहीं से ये प्रोटॉन क्यों आसानी से ले रहा है, जो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन से उनको क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि यहां से जैसे ये प्रोटॉन ले लेगा और ये अपने पास कार्बन आयन बन गया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज 3 रिंग्स में जाकर के क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात स्थायित्व इसका बढ़ जाएगा। तो ये वाला कार्बन आयन भी आसानी से बढ़ जाएगा। क्यों, बनने वाला कार्बन आयन क्या है, रेजोनेंस के कारण स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। लेकिन यदि बेंजीन रिंग के अपन प्रोटॉन यहां से निकाल लेते हैं, जैसे ये मान लो बेंजीन रिंग है, ये 2 बेंजीन रिंग और है, इसकी बजाय अपन ये वाला प्रोटॉन निकालते हैं तो फिर यहां जो कार्बन आयन बनता ये वाला, तो ये कार्बन आयन क्या नहीं होता, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं हो सकता था। कभी आप सोचो कि इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, नहीं, ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से अपन क्या बना सकते हैं, कार्बन आयंस का निर्माण कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रियाशीलता और स्थायित्व की। तो याद रखना, अपने पास कोई भी कार्बन आयन दिया हुआ हो, उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि जोड़ दे अपन, क्या जोड़ दे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते उसका स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा और वो कहीं पे डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है, तो कार्बन को वो क्या कर देगा, अस्थायी कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। लेकिन उसी नेगेटिव चार्ज को उस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप यदि अपनी तरफ खींच लें या डीलोकलाइज कर दें तो उसी कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ जाएगा। जैसे यहां पे देखो फ्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां आयोडीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों हैलोजन्स की अपेक्षा ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर क्लोरीन वाला होगा, फिर ब्रोमीन वाला होगा, फिर आयोडीन वाला स्थायी होगा। इसी तरह से यदि अपने पास सिंपल कार्बन आयन हो और कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हो, सिर्फ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हो, तो ये जैसे अपने पास है 1 डिग्री वाला आ गया, ये अपने पास है 2 डिग्री वाला ये आ गया, अपने पास है 3 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं कि जो ये मिथाइल समूह होते हैं, इन मिथाइल समूहों का प्लस आई प्रभाव होता है। कौन सा, प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई प्रभाव हम जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है जो कि इसको अस्थायी बना रहा है। 3 एल्काइल समूह, 3 मिथाइल समूह इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दे रहे हैं, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस कार्बन का स्थायित्व और भी कम हो जाएगा, यानी ये सबसे कम स्थायी होगा। इसमें 2 ही मेथिल देने वाले हैं इसलिए स्थायित्व बढ़ जाएगा, इसमें सिर्फ एक ही मेथिल देने वाला है इसलिए स्थायित्व इसका और भी ज्यादा होगा। और यदि मेथिल वाला हो अपने पास तो वो इन सभी से ज्यादा स्थायी होगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल समूह जुड़े होंगे कार्बन आयन के, उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। अब अपन बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की, अनुनाद प्रभाव की। तो ये मैंने पहले ही कहा कि यदि किसी कार्बन पर चाहे नेगेटिव चार्ज हो और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या अपने पास पॉजिटिव चार्ज हो, अगर रेजोनेंस की संभावना है, जैसे इसमें अपने पास रेजोनेंस की संभावना है एलील कैटायन में, तो ये देखिए, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, अपने पास बढ़ जाएगा।
चाहे वो कार्बोकैटायन हो और चाहे कार्बोनेज। और यहां पर भी ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये वापस इधर जाएगा तो ये बढ़ जाएगा अपने पास। कहने का मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा और यदि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं तो स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अपन बात करते हैं बेंजिल एनाइन की। तो देखिए इसमें भी जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। तो डीलोकलाइज होगा तो इसके स्थायित्व को क्या कर दे रही है, बढ़ा देगा, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा अपने पास, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर चला गया अपने पास, फिर ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर आ गया और इधर चला गया, तो ये हो गया अपने पास। तो कहने का मतलब यह है कि यदि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है रेजोनेंस के द्वारा तो भी उस कार्बोनेन का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जरा अपन संकरण की बात कर लेते हैं। तो ये अपने पास जो कार्बोनेन है वो सैचुरेटेड वाला है, और सैचुरेटेड वाले में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है अपने पास। ये डबल बॉन्ड वाला है, ये sp2 हो गया, और ये अपने पास जो कार्बन है वो कर रहेगा sp हाइब्रिडाइज। अब हमें पता है कि इसमें जो s करेक्टर है वो है 50%, यहां पर जो s करेक्टर है वो है 33%, 33, यहां 25%। और किसी भी स्पीशीज में जितने ज्यादा s करेक्टर होंगे, 50% है यहां पे, जितने ज्यादा s करेक्टर होंगे वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ उतना ही ज्यादा आकर्षित करेगा, और जितना ज्यादा आकर्षित करेगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो अपने पास ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्थायी, फिर डबल बॉन्ड वाला उससे कम स्थायी, फिर ये सैचुरेटेड वाला। तो याद रखना जो नॉर्मल अपने पास कार्बन है सैचुरेटेड उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला तो sp। अब अपन बात करेंगे जो कार्बोनाइड्स होते हैं उनकी रिएक्शंस की। तो देखिए किसी भी कार्बोनाइड पर एक कार्बन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो निश्चित रूप से कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज उसमें डालेंगे तो वो उसके जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है तो इस प्रोटॉन को यदि इस कार्बोनाइड से जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RH, ये बन गई अपने पास, मान लीजिए एल्कीन। इसी तरह से अन्य जो कैटायनिक स्पीशीज है वो भी अपन जोड़ सकते हैं, तो कैटायन आसानी से जुड़ जाता है इस एनाइन के। और देखते हैं आपने कार्बोनिल कंपाउंड्स की बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, और कार्बोनिल कंपाउंड में हमने देखा कि जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन पर यदि प्रोटॉन है उसमें अपन बेस डाल देते हैं तो वहां आसानी से कार्बोनाइल तैयार हो जाता है, जैसा कि ये कार्बोनाइल मैंने तैयार कर दिया है। अब ये देखो क्यों स्थायी होता है, क्योंकि अपन जानते हैं ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजोनेंस के कारण क्या प्राप्त कर लेता है, ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा, तो एल्डोल कंडेंसेशन में अपने पास जो अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ वो नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने से O के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर इसमें वाटर ऐड कर, वाटर इसमें रहता ही है, वो यहां से H+ ले लेगा, तो वाटर से जैसे H+ लेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा OH, और ये जो प्रोडक्ट है इसी को क्या बोल देते हैं अपन, एल्डोल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कार्बोनिल कार्बन पर भी आसानी से अटैक कर देता है। ये अपने पास सिंपल कार्बोनेन की स्ट्रक्चर थी, उसकी रिएक्शंस थी, उसको कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानकारी थी, ये आपको याद रखना है। अब अपन अगले वीडियो में फ्री रेडिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।